वेलकम डियर लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है ESP, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। और आज की हमारी इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर ESP है क्या, एंड देन वी विल बी डीलिंग विद द इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ESP। आफ्टर दैट वी विल बी डीलिंग विद क्लासिफिकेशन ऑफ ESP। तो दोस्तों, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ESP की बात करेंगे तो हम ना सिर्फ ESP की ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, मगर उसके साथ साथ हम कार्टर एंड हचिंसन एंड वाटर्स की भी जो दी हुई क्लासिफिकेशन ऑफ ESP है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ESP के बारे में पढ़ने के लिए हमारी इस वीडियो पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वी विल जस्ट बी बैक। ESP stands for English for Specific Purposes. It is an approach to language teaching and learning that focuses on developing English language skills for a particular purpose or specialized field. देखें दोस्तों, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस में दरअसल ये होता है कि किसी भी एक मखसूस लैंग्वेज स्किल या फिर किसी भी एक मखसूस पर्पस या प्रोफेशन के लिए या फील्ड के लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी एविएशन अथॉरिटी में काम करते हैं तो फिर आपको जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाली इंग्लिश है वो सीखनी है। देन यू विल जस्ट स्टडी दैट पर्टिकुलर इंग्लिश, यू वोंट स्टडी इंग्लिश एज अ होल। आप इंग्लिश फॉर जनरल पर्पसेस नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। लेट अस सी इट मोर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मोर। कोई एक लर्नर है जिसको सिर्फ स्पीकिंग स्किल्स सीखनी है और उसके लिए राइटिंग स्किल्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम उसे ESP पढ़ाएंगे। दूसरा एक लर्नर है जिसे स्पीकिंग स्किल्स से कोई गर्ज नहीं है, उसने राइटिंग स्किल्स के ऊपर अपनी ग्रिप हासिल करनी है, तो उसके लिए हम एक अलग कोर्स बनाएंगे। लाइकवाइज मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक अलग इंग्लिश, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक अलग इंग्लिश, आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए एक अलग इंग्लिश, लॉयर्स के लिए एक अलग इंग्लिश, सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए एक अलग इंग्लिश, एंड सो ऑन। So this is how we create ESP courses. Let us see what Hutchinson and Waters say about ESP. So they say that ESP is an approach to language teaching in which all decisions as to content and method are based on the learner's reason for learning. हंचिनसन एंड वॉटर्स ये कहना चाह रहे हैं कि ESP एक ऐसा लैंग्वेज टीचिंग का मेथड है, एक ऐसी लैंग्वेज टीचिंग की अप्रोच है जिसमें तमाम कंटेंट, तमाम टीचिंग मेथड्स वो सब के सब लर्नर्स की नीड के ऊपर डिपेंड करते हैं, लर्नर्स के रीजन फॉर लर्निंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेट अस सी सम मोर डेफिनेशंस ऑफ ESP. So according to Timothy Jones, ESP is the tailoring language education to the immediate needs and goals of the learners. Timothy Jones ये कहते हैं कि ESP में हम दरअसल लर्नर्स की नीड्स एंड गोल्स के हिसाब से उन्हें लैंग्वेज एजुकेशन देते हैं। ब्रायन पेल्ट्रिच ये कहते हैं कि ESP is about equipping learners with the language skills they need to be effective communicators in their professional or academic settings. कि जो लर्नर्स हैं उनको अपनी एकेडमिक या प्रोफेशनल सेटिंग में इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए जो चीजें दरकार हैं लैंग्वेज के एतबार से वो उन्हें सिखा दी जाए। जॉन्स वेल्स कहते हैं कि ESP रिकॉग्नाइजेस दैट लर्नर इज द स्टार्टिंग पॉइंट, द एंड पॉइंट एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टीचिंग। जॉन्स वेल्स के मुताबिक ESP में हम जो कुछ भी बनाते हैं वो लर्नर के हिसाब से बनाते हैं। हमारा गोल है लर्नर की नीड्स को पूरा करना और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी लर्नर की नीड्स ही होती हैं। अकॉर्डिंग टू हंचिनसन एंड वॉटर्स, इन ESP द रियल सिलेबस इज द नीड्स ऑफ द लर्नर। इसीलिए दोस्तों, ESP का कोर्स बनाने के लिए सबसे पहले नीड्स एनालिसिस की जाती है। हम अपनी अगली वीडियोस में नीड्स एनालिसिस के ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे, तो इस प्लेलिस्ट को पूरा देखिएगा और हमारी आगे आने वाली वीडियोस को भी देखते रहिएगा। Now let us talk about the emergence and development of ESP. दोस्तों देखें, ये एक सब टॉपिक दरअसल एक एरिया ऑफ स्टडी है पूरी की पूरी, कि आखिर ESP की इमर्जेंस कैसे हुई और डेवलपमेंट किस तरह से हुई। हंचिनसन एंड वॉटर्स इसके 3 रीजंस बताते हैं कि आखिर ESP क्यों डेवलप हुई या क्यों इमर्ज हुई। अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसके ऊपर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। सो अकॉर्डिंग टू हंचिनसन एंड वॉटर्स, ESP emerged and developed because of the demands of the brave new world, a revolution in linguistics, and the focus on learner. देखें दोस्तों, demands of the brave new world से ये मुराद है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एंड स्पेशली ओपेक
कि ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973 के बाद दुनिया बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो चुकी थी. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, communication, globalization, you would find all these notions in the late 20th century. अब जितने ज्यादा लोग ट्रेवल कर रहे थे, जितने ज्यादा आइटम्स ऑफ गुड ट्रेवल कर रही थी, जितनी भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही थी, वहां पर एक लैंग्वेज की डिमांड थी, एक इंटरनेशनल, एक ग्लोबल लैंग्वेज की डिमांड थी. मगर ये इंटरनेशनल लैंग्वेज किसी जर्नल पर्पसेस के लिए नहीं. अब तमाम के तमाम बंदे एक ही तरह की लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते. कुछ जो ट्रेडर्स हैं उनका एक अलग रजिस्टर है, वो अपने ही रजिस्टर को सीखना चाहते हैं, वो अपने ही ट्रेड के लेक्सिकॉन को सीखना चाहते हैं. मगर उसके बरक्स जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल के प्रोफेशनल्स हैं, वो एक अलग तरह की अंग्रेजी सीखना चाहते हैं. अब यहीं पर जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी एक अलग ही लैंग्वेज है. तो डिमांड्स ऑफ द ब्रेव न्यू वर्ल्ड led towards the emergence and development of English for specific purposes. And the second is a revolution in linguistics. देखो दोस्तों, ट्रेडिशनल लिंग्विस्ट जो थे वो फोकस करते थे इंग्लिश फॉर जनरल पर्पसेस के ऊपर, मगर मॉडर्न लिंग्विस्ट जो हैं वो यही कहते हैं कि भाई आप लर्नर की नीड्स को एनालाइज करो और फिर उन नीड्स के एतबार से आप स्पेसिफिक कोर्सेज बनाएं. थर्ड थिंग इज फोकस ऑन द लर्नर. देखिए दोस्तों, यहां पर हम क्रेडिट देते हैं साइकोलॉजी को. साइकोलॉजी ने यह साबित किया कि आप कुछ भी पढ़ाते हैं तो पहले आप लर्नर की साइकोलॉजी को देखें. आप ये देखें कि लर्नर क्या पढ़ना चाहता है, किस तरह से पढ़ना चाहता है, कब पढ़ना चाहता है और कितना पढ़ना चाहता है. उसी तरह से पढ़ाएं उसको. तो ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है टुवर्ड्स द इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ईएसपी. एज सेड अर्लियर, अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बनाएं, देन डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. देखो दोस्तों, ट्रेडिशनली ईएसपी को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है. वन इज इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पसेस, अदर इज इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पसेस. पहली में यह है कि इंग्लिश एकेडमिक पर्पसेस के लिए जो स्टूडेंट्स लैंग्वेज सीखते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल मेडिकल के स्टूडेंट्स अलग लैंग्वेज सीखेंगे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अलग लैंग्वेज सीखेंगे, लॉ के स्टूडेंट्स अलग लैंग्वेज सीखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स एक अलग लैंग्वेज सीखेंगे, एंड सो ऑन. यानी कि एकेडमिक डिसिप्लिन्स के हिसाब से ईएसपी के कोर्सेज. सेकेंड इज इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पसेस. यहां पर आप देखें कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अलग लैंग्वेज, आपकी जो प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स होते हैं उनकी एक अपनी लैंग्वेज होती है, पॉलिटिशियंस की एक अपनी ही लैंग्वेज होती है, बिजनेसमैन की एक अलग लैंग्वेज होती है. सो दीज आर EOP courses. So you have got EAP courses and you have got EOP courses according to the traditional classification of ESP. Now we will see Carter's classification of ESP. दोस्तों, Carter classifies ESP into three categories. Number one, English as a restricted language. Second, English for academic and occupational purposes. And third, English with specific topics. देखिए दोस्तों, एज ए रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज में वो ये बताता है कि यहाँ पर जो लर्नर्स होते हैं वो सिर्फ एक मखसूस काम के लिए इसको सीखते हैं. वो कोई कंप्लीट लैंग्वेज की स्किल भी एक्वायर नहीं करते. वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रजिस्टर एंड लेक्सिकॉन को ही एक्वायर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द एयर ट्रैफिक कंट्रोल लैंग्वेज. अब हमने जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में EOP और EAP पढ़ा था, इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पसेस एंड इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पसेस, कार्टर इन दोनों को एक ही कैटेगरी में क्लासिफाई करता है. वो कहता है भाई देखो, अब जो लॉ की लैंग्वेज है वो लॉ के स्टूडेंट्स भी वही पढ़ेंगे और लॉ के जो प्रैक्टिशनर्स होंगे वो भी वही पढ़ेंगे. अब जो डिप्लोमेट्स की लैंग्वेज है, इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स भी वही पढ़ेंगे और प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स भी वही पढ़ेंगे. पॉलिटिकल साइंस की जो लैंग्वेज है वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स भी वही पढ़ेंगे और जो पॉलिटिशियंस है वो भी वही पढ़ेंगे. सो ही कंसिडर्स EOP एंड EAP एज वन टाइप ऑफ ESP. थर्ड वन इज इंग्लिश विद स्पेसिफिक टॉपिक्स. वो कहता है कि मखसूस एरियाज में आप इंग्लिश सीखो, मखसूस टॉपिक्स के साथ आप इंग्लिश सीखो, एंड दैट्स इट. एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन हमें हंचिंसन एंड वॉटर्स देते हैं ESP की. अब हंचिंसन एंड वॉटर्स क्या करते हैं कि वो ESP को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. दे आर, नंबर वन, इंग्लिश फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज EST. नंबर टू,
English for Business and Economics, EBE, and the third one is English for Social Sciences, ESS. According to Hutchinson and Watterson's, all these three categories can be subdivided into English for academic purposes and English for occupational purposes. देखिए दोस्तों, हंचिनसन एंड वोटर्स जो हैं वो ESP को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, EST, EBE और ESS में. EST stands for English for Science and Technology, EBE stands for English for Business and Economics, and ESS stands for English for Social Sciences. और फिर वो कहते हैं कि भाई इस हर फील्ड में एकेडमिक पर्पसेस के लिए एक अलग कोर्स बनाया जाएगा और ऑक्यूपेशनल पर्पस के लिए एक अलग कोर्स बनाया जाएगा, एंड सो ऑन. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो थंब पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. घंटे भी बजा दें क्योंकि हम ESP के ऊपर बहुत ज्यादा वीडियोस बनाने वाले हैं. स्टे ट्यून्ड.